हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT ज्योग्राफी क्लास 6 के MCQ। आज इसी क्रम में यहां पर आपका जो है चैप्टर नंबर 6 है। यहां पर हम पृथ्वी के स्थल रूप इनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? आंतरिक प्रक्रिया के कारण, बाह्य प्रक्रिया के कारण, आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण, या इनमें से किसी भी प्रक्रिया के द्वारा नहीं। देखिए, बात करें तो पृथ्वी के जो भी स्थल रूप आप देखते हैं, इनका निर्माण जो है दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। पहली जो क्रिया होती है आपकी, वो होती है आंतरिक प्रक्रिया। तो आपने देखा होगा कि बहुत से स्थानों पर जो पृथ्वी की सतह है, कहीं पर उठ जाती है तो कहीं पर वो धंस जाती है। दूसरी प्रक्रिया होती है बाह्य प्रक्रिया। तो बाह्य प्रक्रिया में स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है बाह्य प्रक्रिया। तो यहां पर आपका आंसर है आपका पहले का सी, यानी आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण। दूसरा प्रश्न है अब आपका, पृथ्वी की बाह्य प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? यानी यहां पर एक कोई कथन गलत है, यह आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला है, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को निक्षेपण कहते हैं। पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को अपर्दन कहते हैं। अगला है, अपर्दन तथा निक्षेपण की प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। देखिए, ध्यान देना, यहां पर पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को निक्षेपण नहीं कहते हैं, बल्कि इसको क्या है, अपर्दन कहते हैं। इसको अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की प्रक्रिया आप जानते होंगे, बारिश है, धूप है, ठीक है, तापमान है, या फिर आंधी वगैरह है, जो भी चलती हवाएं चलती हैं, उनसे जब कोई परत जो है टूट जाती है उसको अपर्दन कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं, ना कि निक्षेपण। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। वहीं जो चीज अपर्दित की गई है, मान लीजिए कि बारिश के पानी ने या फिर नदी के जल ने किसी पहाड़ को जो है काट दिया है, तो पहाड़ से जो अपर्दन हुआ है, अपर्दन के परिणाम स्वरूप नदी उसको अपने साथ बहाकर ला रही है, उसके जो भी मलबे को अपने साथ बहाकर ला रही है, तो कहीं ना कहीं मैदान में उसको छोड़ देगी। छोड़ने से क्या होगा, निक्षेपण होगा। यानी छोड़ने वाली प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। और जो ही अपने साथ जो भी लेकर आ रही है, मलबा ला रही है, जब इसको ये छोड़ देगी तो इससे क्या होगा, एक नई सतह का निर्माण होगा। तो पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या है, निक्षेपण कहते हैं। इसको निक्षेपण कहा जाता है, ना कि अपर्दन। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी गलत है। सी वाला कथन है, अपर्दन तथा निक्षेपण की प्रक्रियाएं बहते हुए जल से, वायु से और बर्फ के द्वारा होती हैं। ये वाला कथन यहां बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका सही जो आंसर है वो आपका केवल सी है, लेकिन गलत पूछा गया है इनमें से कथन कौन सा गलत है। तो यहां पर आपका ए वाला कथन आपका सही होगा, यानी केवल एक और दो कथन जो है ये असत्य है। तो आंसर है आपका ए। तीसरा प्रश्न है अब आपका, यहां पर पूछा गया है, निम्न में से किस स्थल रूप को पर्वत कहा जाता है? इनमें से किस स्थल रूप को पर्वत कहा जाता है, ये आपको बताना है। 200 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाले मैदान को, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाले पहाड़ी को, 400 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाले पठार को, 500 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को। देखिए, पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली और खड़ी ढाल वाली जो है पहाड़ी को यहां पर पर्वत कहा जाता है। तो तीसरे का आंसर होगा आपका बी वाला। चौथा प्रश्न है अब आपका, पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर चौड़ा तथा आधार पतला होता है। पर्वत की ऊंचाई पर जाने जो है, यानी कि पर्वत की ऊंचाई पर जाने पर, यहां पे पर आएगा, ठीक है, पर्वत की ऊंचाई पर जाने पर जलवायु ठंडी होती जाती है। देखिए, बात करें तो पर्वत का निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ है, कोई मानव जनित नहीं है। तो पर्वत को जो है यहां पर पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई माना जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। पर्वत की बात करें तो पर्वत जैसे जैसे ऊपर हम टॉप पर बढ़ते जाते हैं, तो आपने देखा होगा पर्वत ऊपर की तरफ ये पतला होता जाता है, छोटा होता जाता है, और इसका आधार जो होता है वो चौड़ा होता है। यानी पर्वत शिखर की तरफ क्या हो जाता है, शिखर की तरफ ये पतला हो जाता है, और इसका जो आधार है वो कैसा होता है, वो पतला नहीं होता है, बल्कि आधार जो है चौड़ा होता है। तो यहां पर आपका ये वाला जो कथन है सेकंड वाला गलत हो जाएगा। पर्वत की ऊंचाई पर जाने पर, यानी जैसे जैसे हम पर्वत की ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं ऊपर, तो क्या होता है,
जलवायु जो है ठंडी होती जाती है, तापमान में गिरावट आती है और यही कारण है कि पर्वतों की जो चोटियों पर बर्फ जमी रहती है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, केवल 1 और 3 कथन सत्य है, तो यहाँ पर चौथे का आंसर होगा आपका सी, केवल 1 और 3। पांचवा प्रश्न है अब आपका, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है, जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं उन्हें हिमानी कहते हैं। सेकंड है, पर्वतों के एक रेखाक्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है। देखिए, हमने कुछ ऐसे पर्वतों के उदाहरण भी बताए हैं। कुछ पर्वत ऐसे होते हैं ज़्यादा ऊंचाई वाले, उन पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहते हैं और यही कारण है कि इनसे निकलने वाली जो नदियां होती हैं वो सदा नीरा होती हैं। सदा नीरा का मतलब आप जानते होंगे कि उनमें बरस भर पानी रहता है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। पर्वत एक रेखाक्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र जो हैं समानांतर श्रृंखलाओं के रूप में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं, जैसे हिमालय हुआ, आल्प्स हुआ, एंडीज। तो कुछ ये ऐसे उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। चूंकि यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो ना तो पहला कथन असत्य है और ना ही दूसरा कथन असत्य है, तो आंसर होगा आपका कौन सा, डी वाला। तो यहाँ पर आपका आंसर है आपका डी। छठवां प्रश्न है अब आपका, पर्वत के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कथन आपका जो है असत्य है, यानी यहाँ पर कौन सा कथन आपका गलत है ये बताना है। पहला है, धरातली चट्टानों में संपीड़न के परिणाम स्वरूप पड़ने वाले मोड़ों से भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। सेकंड है, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब वलन पर्वतों का निर्माण होता है। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। देखिए, बात की जाए पहले वाले स्टेटमेंट की, जब धरातली चट्टानों में संपीड़न के परिणाम स्वरूप पड़ने वाले मोड़ों से कौन से पर्वत बनते हैं, वलन वाले पर्वत बनते हैं। यानी कि जब धरातली चट्टानों में संपीड़न होता है और उस संपीड़न से यहाँ पर मोड़ पड़ जाते हैं, तो ऐसे में वलन वाले पर्वतों का निर्माण होता है। ऐसे में कौन से, जो वलन वाले पर्वत हैं उनका निर्माण होता है, जैसे हिमालय हुआ, आल्प्स हुआ, ये वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जब किसी जो है कह सकते हैं स्थलाकृति का बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से यानी ऊपर की तरफ, ठीक है, विस्थापित हो जाता है, तब यहाँ पर कौन से भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। तब वलन का निर्माण नहीं होता है बल्कि भ्रंशोत्थ का निर्माण होता है। आपका ये वाला सेकंड वाला कथन जो है गलत हो जाएगा। ये भ्रंशोत्थ का निर्माण होता है। देखिए, भ्रंशोत्थ का जब निर्माण होता है तो यहां पर आप देखेंगे ऊपर उठा हुआ जो खंड होता है उत्खंड, उसको उत्खंड बोलते हैं और नीचे धसे हुए खंड को यहां पर द्रोणिका या भ्रंश कहा जाता है। तो यूरोप की जो राइन घाटी है या वासजस पर्वत है वो ऐसे पर्वत तंत्र के उदाहरण है, भ्रंशोत्थ के उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत का तो लिखा ही है, ये ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं माउंट किलिमंजारो, जापान का फ्यूजियामा, वो आपके ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। चूंकि यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है, केवल 1 और 2 कथन असत्य है, तो यहां छठवें का आंसर होगा आपका ए। सातवां प्रश्न है अब आपका, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यूराल पर्वत, अरावली पर्वत, रॉकी पर्वत, अपलेशियन पर्वत। देखिए, विश्व की सबसे पुरानी जो आपकी वलित पर्वत श्रृंखला है वो आपके भारत में स्थित है और उसका नाम है अरावली। आपको पता ही होगा ये राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। तो ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, तो यहाँ पर सातवें का आंसर होगा आपका बी वाला। यानी कि आपका ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला का एक उदाहरण है, विश्व की सबसे पुरानी है ये। वहीं आपकी जो अपलेशियन देख रहे हैं, अपलेशियन आपकी उत्तरी अमेरिका की है और रूस का कौन सा है? यूराल पर्वत रूस का है। रॉकी पर्वत के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये भी अमेरिका का ही है। आठवां प्रश्न है अब आपका, जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ होती है, शिखर शंक्वाकार होते हैं, ऐसे पर्वतों को वलित पर्वत कहते हैं। तो यहां आठवें का आंसर होगा आपका ए वाला। नौवां प्रश्न है अब आपका, यूरोप की राइन घाटी का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है? वलन, भ्रंशोत्थान, ज्वालामुखी या इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने आपको बताया था कि यूरोप की जो राइन घाटी है इसका निर्माण भ्रंशोत्थान की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो यहां पर 9वें का आंसर होगा आपका बी वाला। 10वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित युग्मों में से
कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। यूराल पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, माउंट किलिमंजारो, ज्वालामुखी पर्वत, वाजियस पर्वत, भ्रंसोत पर्वत, फ्यूजियामा पर्वत, वलित पर्वत। देखिए यूराल पर्वत आपका क्या है, एक वलित पर्वत है, ना कि जो है ज्वालामुखी पर्वत। तो यहां पर आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। माउंट किलिमंजारो जो है एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। वाजियस पर्वत भी आपका क्या है, एक भ्रंसोत पर्वत है। वहीं जो फ्यूजियामा पर्वत है आपका, ये एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, ना कि आपका किसका, वलित का। तो यहां पर आपका चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहां पर केवल आपका दूसरा तीसरा कथन सही है, तो आंसर है आपका सी, केवल 2 और 3। 11वां प्रश्न है अब आपका, यहां पर पूछा गया है मनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, प्रशांत महासागर। देखिए प्रशांत महासागर में स्थित मैनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 10,205 मीटर है। 10,205 मीटर, यानी कि एवरेस्ट के शिखर से भी ज्यादा ऊंचा है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 11वें का डी वाला। 12वां प्रश्न है अब आपका, नीचे दिए गए कथनों और कारणों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कौन सा कथन कारण यहां पर सही है। कथन, पर्वत जल के संग्रहाकार होते हैं। कारण बताया गया है कि बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। देखिए यहाँ पर कथन बिल्कुल सही है कि पर्वत जो होते हैं जल के संग्रहागार होते हैं। यहाँ पर जल का संग्रह इन पर बड़ी मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि पर्वतों की ऊंचाई पर क्या होता है, बर्फ जमी रहती है, और जैसे ही बर्फ पिघलती है तो उसका पानी हमें नदियों के जरिए हमें वो मिल जाता है। तो बहुत सी नदियों का स्रोत क्या है, पर्वतों में स्थित हिमानियां होती हैं। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही हैं, तो आंसर होगा आपका ए। यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो 12वें का आंसर है ए। 13वां प्रश्न है अब आपका, पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर असत्य है, यानी गलत कौन सा है, यहां पर ये बताना है आपको। पहला है पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। सेकंड है किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठार प्राय पृथ्वी पर निर्मित नवीन स्थलाकृतियां हैं। देखिए बात की जाए, पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है और यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। इसका ऊपरी भाग आपको मेज के समान सपाट दिखाई देता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। किसी भी पठार के आप देखेंगे, किसी भी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। तो यहां पर सेकंड वाला कथन भी सही है। देखिए पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। इसके अलावा यहां पर लिखा हुआ है पठार जो है प्राय पृथ्वी में निर्मित नवीन स्थलाकृतियां हैं, ये गलत है। पठार भी जो है पर्वतों की तरह पठार भी जो है वो नए या पुराने हो सकते हैं। तो यहां पर आंसर आपका जो है, जो गलत वाला पूछा है वो है सी वाला, यानी केवल थर्ड वाला कथन आपका असत्य है। तो 13वें का आंसर है सी। 14वां प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार, केन्या का पठार, युगांडा का पठार। देखिए तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी ऊंचाई जो है 4000 से लेकर 6000 मीटर के बीच में है। 4000 से लेकर 6000 मीटर के बीच में है। तो यहां पर आंसर है आपका बी, तिब्बत का पठार। वहीं दक्कन का पठार जो है भारत में सबसे पुराने पठारों में से एक है। ये ध्यान रखिए, दक्कन का पठार जो हमारे यहां है वो सबसे पुराने पठारों में से एक है। 15वां प्रश्न है अब आपका, नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। जलप्रपात दिए हुए हैं और सूची 2 में नदियां दी हुई हैं। देखिए जो पठार आपके होते हैं तो पठारों पर जलप्रपात भी होते हैं, तो उन्हीं में से जलप्रपात यहां पर लेकर आपका ये प्रश्न बनाया गया है। सबसे पहला नाम आपका आता है इसमें हुंडरू जलप्रपात। देखिए हुंडरू भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। यानी हुंडरू जलप्रपात जो आपका छोटा नागपुर का पठार है उस पर स्वर्णरेखा नदी बहती है, तो वहां पर इस पर ये स्थित है। तो यहां पर ए का जो है तीसरा वाला। जोंग जलप्रपात जो है, जोंग आपके कर्नाटक में जोग जलप्रपात या जोंग जलप्रपात है, ये आपका किस पर है, ये शरावती नदी एक पड़ती है, इस पर स्थित है। तो यहां पर तीसरे जो सेकंड का आंसर होगा आपका ए वाला, यानी ये शरावती पर स्थित है। इसके अलावा आपका शिव समुद्रम जो जलप्रपात है, शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कावेरी नदी पर स्थित है। इसके अलावा धुआंधार जलप्रपात जो है आपके, ये नर्मदा नदी पर स्थित है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 15वें का डी, यानी कि ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। 16वां प्रश्न है अब आपका, मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है अधिकांश मैदान
मुख्य नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के कारण बने हैं। अगला है मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। देखिए ये बात आप जानते हैं और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं और ये सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान जो है काफी समतल होते हैं, कुछ क्या है तरंगित होते हैं, उर्मिल होते हैं। अधिकांश मैदान जो हैं ये नदियों के द्वारा या उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि नदियां क्या करती हैं, पर्वतों के ढालों पर बहती हुई नीचे की ओर आती हैं और उनके ढालों को अपरदित करती हैं और अपने साथ क्या है, उनके जो भी निक्षेप है अपने साथ लेकर आती हैं और उनको मैदानों में जाके छोड़ देती हैं। जैसे बालू हुई, सिल्ट हुई, पत्थर वगैरह हुई, इनको मैदानों में निक्षेपित कर देती हैं। तो इन निक्षेपों से क्या है, मैदानों का निर्माण होता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए चूंकि ये मैदानी इलाके सबसे ज्यादा उपजाऊ इलाके हैं, तो इस वजह से यहां पर आप देखेंगे जनसंख्या की बसावट सबसे ज्यादा सघन है। तो यहां पर आपका बी वाला कथन भी सही है। यहां पर आपके दोनों ही कथन सही हैं, तो आंसर है आपका सी, 1 और 2 दोनों। 17वां प्रश्न है अब आपका, यांगसे नदी कहां बहती है, चीन, मंगोलिया, रूस। देखिए यांगसे नदी जो है ये चीन की नदी है, तो यहां पर 17वें का आंसर होगा आपका ए वाला, यानी यांगसे नदी आपकी चीन में बहती है। तो यहां पर आंसर है आपका ए। अब देखिए ये कुछ प्रश्न आपके चैप्टर में दिए हुए थे, तो वो वाले प्रश्न मैंने यहां पे उठा लिए हैं। एज इट इज, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं ऊंचाई में, ढाल में या अभिमुखता में। ये ऊंचाई में भिन्न होते हैं, ये पर्वत पठारों से ऊंचाई में भिन्न होते हैं। तो 18वें का आंसर है का वाला। हिमानी कहां पाई जाती है, पर्वतों में, मैदानों में, पठारों में। हमने अभी पढ़ा है कि पर्वतों में जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पर्वतों की चोटी पर क्या है, बर्फ जमी हुई मिलती है और वहीं से हिमानियां निकलती हैं। तो यहां पर आप देखेंगे हिमानी पर्वतों में पाई जाती है। तो यहां पर इसका भी का वाला है। 20वां प्रश्न है अब आपका, दक्कन पठार कहां स्थित है, केन्या, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो अभी मैंने बताया था कि दक्कन का पठार भारत का सबसे पुराना पठार है और ये आंसर है यहां पर आपका गा वाला। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज, आल्प्स या रॉकीज। देखिए यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला आपकी कौन सी है, आल्प्स वाली है। तो यहां पर आपका आंसर होगा खा वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।